Good morning and join all the students of class 12. Today we will learn about the chapter surface chemistry where we were moving, and the part that we learn today, because I have taught in my last lecture about modern concept of catalysis. Here we learn the characteristic features of catalyst. So what are the characteristic features of catalyst? Before we go over it, let us try to revive the chapter once more by understanding some concept of catalyst in this class, which we are not supposed to learn in this class, but they are very important. So catalysts are of two kinds. Catalysts are of two kinds. Catalysts are of टू काइंड्स. कैटालिसिस जो है वो दो प्रकार की होती है. पहला कैटालिसिस होता है आपका होमोजेनियस कैटालिसिस. होमोजेनियस कैटालिसिस. तो होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है? होमोजेनियस कैटालिसिस तब कहते हैं जब कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट और रिएक्टिंग पार्टिकल्स का फिजिकल स्टेट सेम हो. इसे हम लोग होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं. तो सी द कैटालिटिक वर्क इन अ रिएक्शन the catalytic work in a reaction in which the physical state of catalyst and reactant is the same is called homogeneous catalysis. होमोजेनियस कैटालिसिस. तो होमोजेनियस कैटालिसिस हम लोग कहते हैं तब जब कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो. अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग उठाते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबली मेक व्हाट? अमोनिया, NH3. Twice NH3, the equation is balanced. Here delta H is negative. इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन है, यहाँ Fe कैटालिस्ट है. It's not working in that way. ये गलत हो गया मुझसे. एस्ट्रिफिकेशन का एग्जांपल लेते हैं. एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है? CH3 COOH प्लस C2H5OH, और यहां हम लोग कैटलिस्ट के रूप में H2SO4 यूज करते हैं. ये हमारा कैटलिस्ट है. यहां बनता है CH3 COO C2H5 जो एस्टर है एंड प्लस S2O. ये प्रोडक्ट बनता है. इसका नाम है इथाइल एसीटेट. ये एस्टर है. और यहां इसका एसिटिक एसिड का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है. C2H5OH का फिजिकल स्टेट क्या है? ये भी लिक्विड है. और कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट क्या है? ये भी लिक्विड है. तो यहां जो रिएक्टिंग स्पीशीज देख रहे हैं आप और कैटालिस्ट जो देख रहे हैं, सबका फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है. इसलिए ये कैटालिसिस क्या है? होमोजेनियस कैटालिसिस है. इसके बाद अब हम लोग दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि C12H22O11. जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं शुगर का H2O, या हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, ये शुगर है. तो शुगर का जो हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो कंपाउंड बनता है C6H5O6 and plus once again C6H12O6.
फिर से हम लोग देखते हैं एग्जांपल। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो H2O से रिएक्शन कराते हैं और C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिसिस है ये क्या है, इसमें अल्टीमेटली हम लोग कैटालिसिस में H+ आयन इसमें यूज करते हैं। तो H+ आयन जो यूज किया जाता है इसके वजह से इसका कोई भी एसिड आप यूज करोगे तो एसिड का स्टेट क्या होता है, लिक्विड है। ये क्या है आपका, लिक्विड है, और ये आपका सॉलिड पड़ जा रहा है। फिर एग्जांपल मेरा अनफॉर्चुनेटली गलत सेट कर गया, तो हम लोग सिंपली इसी एग्जांपल को देखते हैं कि C12H22 CH3COOH और यहाँ C2H5OH है, H2SO4 से हम लोग लेके जाते हैं CH3COO C2H5 और H2O। ये हमको मिल रहा है। यहाँ H2SO4 को हमने क्या किया कि कैटलिस्ट के रूप में यूज किया, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। इस हिसाब से ये एग्जांपल क्या है, होमोजेनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम लोग ध्यान में रखते हैं। आगे फिर हम एग्जांपल और भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग दिस मच इज एनफ। आगे हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, इसे हम लोग देखते हैं सर। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है? द कैटालिटिक वर्क, the catalytic work in which the physical states of reactant and catalyst is different is called heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis। अब ये एक चीज हम लोग देखते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट हमने यूज किया है और उसका फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट अगर सेम नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में कैटालिसिस हेट्रोजेनस कैटालिसिस के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ एग्जांपल में बड़ा सिंपल हैबर्स मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया देखते हैं। हैबर्स मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के प्रोडक्शन में हैबर मेथड हम लोग देखते हैं। यहाँ N2 होगा, 3S2 होगा और इस जगह पर हमने Fe लगाया और MO यहाँ लगाया, तो यहाँ ट्वाइस NH3 बनता है। रिएक्शन को ध्यान से अगर हम देखें तो डेल्टा H इसमें नेगेटिव होता है, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो जो काम की बात है उसको हम देखते हैं। यहाँ ये गैसेस फेज में है, ये गैसेस फेज में है, लेकिन हमारा कैटालिस्ट जो है Fe क्या है, सॉलिड है। और यहाँ मोलिब्डेनम के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में समझते हैं कि ये गैसेस है, ये गैसेस है, ये सॉलिड है। तो कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्टेट से अलग है, इसलिए इसे हम लोग हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। अब हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल हमने यहाँ देखा है। तो यहाँ मोलिब्डेनम क्या है, Fe यहाँ कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है। Fe इज व्हाट, Fe इज कैटालिस्ट। Fe अगर कैटालिस्ट है तो यहाँ मोलिब्डेनम ये क्यों यूज किया गया, इसका क्या रोल है? तो मोलिब्डेनम जो है कैटालिस्ट प्रमोटर है, ये कैटालिस्ट प्रमोटर है, कैटालिस्ट प्रमोटर है। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस में कैटालिस्ट अपना पावर रिएक्शन के चलने के साथ साथ होने लगता है। तो जब कैटालिस्ट अपना पावर होता है तो उसके पावर को बनाए रखने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किया जाता है उसे हम लोग कैटालिस्ट प्रमोटर कहते हैं। तो जब रिएक्शन चलती है तो Fe अपना पावर लूज करने लगता है एज एन कैटालिस्ट, तो उसके पावर को मेंटेन करने के लिए हम इसमें मोलिब्डेनम डालते हैं और इसलिए मोलिब्डेनम क्या है, कैटालिस्ट प्रमोटर है। तो यहाँ एक टर्म आपने जाना कैटालिस्ट प्रमोटर के बारे में। अब हम लोग फिजिकल इसके कैरेक्टरिस्टिक
फीचर्स को देखते हैं, कैटालिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। इसको पढ़ने के पहले एक चीज हम लोग पढ़ते हैं बायो कैटालिस्ट के बारे में। बायो कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट। तो बायो कैटालिस्ट क्या है? जो हमारी फिजियोलॉजी के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। फिजियोलॉजी के जो भी, जैसे डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो डाइजेशन को तेज करने के लिए बायो कैटालिस्ट यूज किया गया। और जो कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट डाइजेशन में काम करता है, उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। यहां देखते हैं द कैटालिस्ट which is used which functions, the catalyst which functions in digestion of food, in digestion of food, the catalyst which function in digestion of food is called enzyme, called enzyme। इसे हम लोग एंजाइम कहते हैं जो हमारे डाइजेशन में काम करता है। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक नेचुरल कैटालिस्ट है, ये आदमी नहीं बनाया, ये परमात्मा का बनाया हुआ, नेचर का बनाया हुआ। एंजाइम इज अ नेचुरल कैटालिस्ट, ए नेचुरल बायो कैटालिस्ट। एंजाइम एक नेचुरल बायो कैटालिस्ट है। और आदमी जो मैनमेड कैटालिस्ट होते हैं और बायो कैटालिस्ट होते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग छोटा सा परिस्थिति को देखते हैं। और वो छोटी परिस्थिति यह है कि अगर कोई एंजाइम बॉडी में ना हो और हम वन टाइम मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उस ब्रेकफास्ट को पचने में, डाइजेस्ट होने में कितना समय लगेगा, इस बात को समझने के बाद हमको बायो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी के बारे में समझ विकसित होगी। अगर वन मील हम लेते हैं, वन मील विल टेक 45 years to digest without catalyst। अगर कैटालिस्ट बॉडी में ना हो तो एक बार आप खाना खाते हो तो 45 साल के लगभग का समय लग जाएगा खाना को पचने में। 50 एकड़ लैंड में जो फैक्ट्री बैठाई जाती है और उसकी एफिशिएंसी जो 24 आवर्स की होती है, वो एफिशिएंसी कैटालिस्ट के पास होती है। तो बायो कैटालिस्ट जो है हाईली एफिशिएंट होते हैं। बायो कैटालिस्ट और highly efficient बायो कैटालिस्ट जो है हाईली एफिशिएंट होते हैं। अब जो मैनमेड कैटालिस्ट है उसका बायो कैटालिस्ट से क्या तुलना हो सकती है? इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। बायो कैटालिस्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ नॉर्मल कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट can't be compared in efficiency with man-made catalyst। अब ये मैनमेड कैटालिस्ट से बायो कैटालिस्ट की कोई भी तुलना नहीं हो सकती। इनकी एफिशिएंसी का ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है और उस ऑर्डर में कोई भी मैनमेड कैटालिस्ट काम नहीं करता। अब हम लोग एंजाइम्स के बारे में जानेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? तो लेट अस सी व्हाट आर एंजाइम्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। बायो कैटालिस्ट क्या है? एंजाइम है। बायो कैटालिस्ट जो हमारे बॉडी में क्या उसे हम कहते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। अगर कंपोजिशन के दृष्टिकोण से बात करें कि किस चीज का बना होता है, इसको मद्देनजर रख करके अगर बात को चलाएं तो ये प्रोटीन का पॉलीमर है। तो एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन।
पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर हैं। और एंजाइम्स के साथ क्या होता है, प्रोटीन है और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो अगर एंजाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, एंजाइम का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटिंग एंजाइम। हम एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन के बाद एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है जो इसके साथ जुड़ा है। तो प्रोटीन और फंक्शनल ग्रुप ये दोनों मिलकर एंजाइम्स बनाते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति एंजाइम में कैसे दिखती है, तो सपोजिंगली ये हमारा एक एंजाइम है जो हम दिखा रहे हैं यहां से, और ये जो नॉच है, ये जो गड्ढा इसको आपको देख रहे हो, ये गड्ढा नॉच, ये नॉच जो है फंक्शनल ग्रुप के कारण है। फंक्शनल ग्रुप, इस जगह पर फंक्शनल ग्रुप होता है और बाकी ये टोटल इलाका क्या है, दे आर प्रोटीन। तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन की पूरी बॉडी होती है, लेकिन जहां इसमें नॉच होता है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में फंक्शनल ग्रुप होता है। अब एंजाइम के फंक्शन करने का मेथड क्या है, ये हम लोग देखते हैं। फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, mechanism of functioning of enzyme, mechanism of functioning of enzyme। एंजाइम कैसे फंक्शन करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका मेथड है लॉक एंड की मेथड। लॉक एंड की मेथड के अंतर्गत ये काम करता है। लॉक क्या है, लॉक जो है एंजाइम का नॉच है। लॉक इज द नॉच ऑफ एंजाइम, द नॉच। Or better say another what I am using that you can better understand, groove in enzyme. Log is the groove in enzyme. अब यहां की क्या है, की इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो जो डाइजेशन में जा रहे हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये एंजाइम काम कैसे करता है, तो यहां हम लोग देखते हैं। ये हमारा सपोजिंगली एक एंजाइम का स्ट्रक्चर में यहां बना रहा हूं। ये एंजाइम है और इसका नॉच जो है इस रूप में है। तो जो सबस्ट्रेट होगा वो ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर आके सेट करता है। तो यहां सबस्ट्रेट हम यहां लगाते हैं, ये एंजाइम था हमारा, इसमें आकर के कंप्लीटली सेट कर गया। तो ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। और सबस्ट्रेट क्या है, हमारा फूड पार्टिकल है, तो इस प्रकार से जो एंजाइम्स होते हैं उनमें जो ग्रुप होता है उसके आकृति का, उसके शेप एंड साइज का सबस्ट्रेट यानी फूड पार्टिकल्स होते हैं जो आकर के इसमें सेट करते हैं। और सेट करने के बाद क्या होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है जिसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और जब ये प्रोडक्ट में बदलता है तो ये बाहर निकल जाता है, फिर ये स्पेस खाली रहता है। अब खाली होगा तो नया सबस्ट्रेट फिर आएगा, फिर वो प्रोडक्ट में बदलेगा, फिर निकलेगा, फिर नया आएगा, फिर इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ ये बाइंडअप जो होता है, यहाँ आकर के जो बाइंडअप होता है, इसमें केमिकल चेंज जो है होता है और जिसे डाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम्स के बारे में अगर कहा जाए कि एंजाइम्स के बारे में हम एक बात क्या कर सकते हैं, तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं।
अब हाईली स्पेसिफिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ग्रूव का साइज फिक्स होता है। because the size of groove is fixed, because the size of groove in them is fixed, ठीक है। इनके भीतर जो ग्रूव है उसकी साइज फिक्स होती है, इसलिए उसमें दूसरा कोई फूड पार्टिकल नहीं आ सकता, वही आएगा जो उस सेपन साइज का होगा। तो इस प्रकार से एंजाइम क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। दूसरी बात यह है कि एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही प्रोडक्शन देते हैं। एंजाइम फंक्शंस ऑन फिक्स्ड टेम्परेचर। एंजाइम functions on a particular temperature। एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। अब हमारी बॉडी क्या है? व्हाट वी आर आइसोथर्मल एनिमल। हमारे शरीर का टेम्परेचर सेट है और उसी टेम्परेचर पर एंजाइम फंक्शन करेगा। तो व्हाट वी कैन से अबाउट अस, we are isothermal animal। we are isothermal animal। हम तो isothermal animal हैं। the temperature of our body is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नियर अबाउट दिस वन। अब ये टेम्परेचर हमारे बॉडी का, अगर इससे ऊपर या इससे नीचे टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा? डाइजेशन रुक जाएगा। यहां लिखते हैं, if the body has more or less than 37 degree centigrade temperature, then digestion will not occur properly। इससे जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। इससे जब हमें कभी बुखार लगता है, फीवर होता है, या हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लू लग जाता है, तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि फूड हमारे बॉडी में पचता नहीं। किसी को अगर ठंडक लगी हो तो उसमें कैसे पहचानते हैं कि ठंडक लगी? सबसे पहले उसकी वोमिटिंग होती। वोमिटिंग होने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर कम हो गया और फूड पार्टिकल्स पच नहीं रहे, इसलिए वोमिटिंग हो जाता है। यहां से तय होता है कि आदमी को ठंडक लग गई है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि एंजाइम्स जो है एक डेफिनिट टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा और कम होगा तो एंजाइम की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी। इसके बाद अब हम लोग एंजाइम्स के बारे में ये जो देख रहे हैं, इसकी फंक्शनिंग एंजाइम्स की किस रूप में होती है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग एंजाइम्स के बारे में देखा। बायोकैटालिस्ट के रूप में एंजाइम कैसे काम कर रहा है ये हमने पढ़ लिया। और इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कोलॉइड। ये टॉपिक आता है सरफेस केमिस्ट्री में। कोलॉइड के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है। और वहीं से हम लोग कोलॉइड को उठाते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कोलॉइड क्या है? कोलॉइड के बारे में जो आपने वहां पढ़ा है वो चीज ये है कि कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलॉइड क्या है? एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। It is made up of, it has two constituent, it is made up of two components। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है dispersed phase
और नंबर 2 है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्यूशन से कंपेयर करें, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और सॉल्यूशन से ही बनती है। जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट के बारे में हमारी क्या राय है कि सॉलिड विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज सॉलिड एंड वन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज सॉल्वेंट। इन द सेम वे डिस्पर्स फेज क्या होगा, लेसर क्वांटिटी में होगी। डिस्पर्स फेज will be in lesser quantity, will be in lesser quantity, ये lesser quantity में होगा। और dispersion medium क्या होगा, larger quantity में होगा, larger quantity होगी, इसकी quantity larger होगी। तो जो colloid है, ये colloid के दो components हैं, इसमें दो components से बना हुआ है, बाई component system है। एक डिस्पर्स फेज है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये मान सकते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट की तरह कि विल बी लेसर इन क्वांटिटी। डिस्पर्स फेज के पदार्थ क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या होती है, डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा मात्रा में होती है। इस तरीके से हम सजेस्ट करते हैं। और आगे अब हम लोग कोलाइड में पार्टिकल साइज को देखने की कोशिश करेंगे कि कोलाइड का पार्टिकल साइज क्या है, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज क्या है। पार्टिकल साइज इन कोलाइड का पार्टिकल साइज क्या है। तो कोलाइड में किसका पार्टिकल साइज आप देखेंगे, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज आप देखेंगे। तो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज क्या है वो देखते हैं। तो इसका पार्टिकल साइज जो होता है 10 टू द पावर -6 से क्या होता है, बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, 10 टू द पावर -9 मीटर, यहां तक जाता है। यानी कि जो डिस्पर्स फेज है उसकी पार्टिकल क्या होंगे, तो पार्टिकल is more than 1 micron and less than 1 nanometer, 1 nanometer। ये याद करने की जरूरत, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेटा अक्सर पूछा है। तो कोलाइड में जो डिस्पर्स फेज है उसका पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से क्या होगा, 1 माइक्रोन से छोटा होगा। यहाँ हम लोग थोड़ा देखते हैं, चूंकि कंपैरिजन की वैल्यू गड़बड़ हो रही है उससे। यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल साइज कोलाइड का क्या होगा। तो 1 नैनोमीटर के लगभग होता है। 1 नैनोमीटर इसका लोअर लिमिट है और 1 माइक्रोन इसका अपर लिमिट है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके पार्टिकल साइज के बारे में बात करें तो क्या होगा, कोलाइडल particles are less than 1 micron and more than 1 nanometer and more than 1 nanometer। ये इसके पार्टिकल साइज की बात। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में जो सॉलिड का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर इससे छोटा होता है। यहां याद रखिएगा, इन सॉल्यूशन the particle size is equal to or less than 1 नैनोमीटर। ये होता है, या तो बराबर होगा या छोटा होगा, किससे, 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर -9 मीटर होगा। ये इसकी साइज होगी। यहां इसकी साइज जो है 1 नैनोमीटर से नीचे नहीं होगा और 1 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होगा। ये इसका पार्टिकल साइज है। तो अब हम लोग इसके पढ़ने के बाद से कोलॉइड्स जो है किस रूप में
होते हैं, ये इनका एग्जिस्टेंस किस रूप में होता है? तो कॉलॉइड का एग्जिस्टेंस क्या है इसको समझें। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, disperse phase and dispersion medium, disperse phase and dispersion medium have electric are charged particles, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अब इसमें चार्ज की व्यवस्था क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज लेते हैं यहां, और यहां हम लोग डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं, डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं। तो चार्ज की वैल्यू देखिएगा, जब यहां डिस्पर्स फेज पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जब यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा। अपोजिट चार्जेस इनके ऊपर में काम करते हैं। अब कोलाइड का चार्ज किसको मानते हैं? कोलाइड का चार्ज डिस्पर्स फेज का चार्ज होता है। यहां वो देखते हैं, the charge of colloid, the charge of colloid is considered as the charge of disperse phase, charge of disperse phase, disperse phase के पास जो चार्ज होता है उसे ही हम लोग क्या मानते हैं? कोलॉइड का चार्ज मानते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड। अब हम लोग कोलॉइड के एग्जांपल्स को देखते हैं। ट्राई टू सी द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड। अब कोलॉइड का एग्जांपल हम देखें, बड़ा सिंपल कोलॉइड का एग्जांपल है। जैसे एक का जो कोलॉइड बनता है, एक कोलॉइड जो है इसमें बेसिकली येलो पार्ट से हम इसका जो जेलेटिनस पार्ट है उससे बनाते हैं, जेलेटिनस पार्ट। ये जेलेटिनस पार्ट का बनता है, स्टार्च का कोलॉइड होती है, मिल्क एक कोलॉइड है, ब्लड एक कोलॉइड है, इंक एक कोलॉइड है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोलॉइड काफी यहाँ एग्जांपल में आपको मिला कि अंडा का जो जेलेटिनस पार्ट है उससे हम लोग कोलॉइड बनाते हैं, यानी पीला वाला भाग को छोड़कर। फिर यहाँ स्टार्च का कोलॉइड बनता है, मिल्क बनता है, ब्लड एक कोलॉइड है, ब्लड भी क्या है? एक कोलॉइड है। इसके बाद इंक एक कोलॉइड है, फिर गम एक कोलॉइड है, और मेटालिक कोलॉइड्स होते हैं, मेटालिक कोलॉइड्स। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोलॉइड्स जो है, कोलॉइड्स के ये प्रकार हैं और एग्जांपल्स हैं। आगे इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट कोलॉइड्स and try to understand the full concept of colloids. Okay guys, thanks for watching the video. Today itself we will have another class. Thank you.